अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसी। प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक गुड न्यूज के साथ। आज पाकिस्तान की जो बिजनेस इंडेक्स लिस्ट में जो ओवरऑल रैंकिंग आई है वो 459 नंबर्स अप हो गई है, यानी कि ओवरसीज इन्वेस्टर्स ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की ये न्यूज है, जिसमें एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की इन्वायरमेंट इतनी फ्रेंडली हो गई है जिसका इम्पैक्ट हमने देखा कि ये एक कंक्लूजन सामने आया है। इस फिस्कल ईयर की भी अगर हम सम अप करें और लास्ट जो हमारा गुजरा है 20 एंड 21 का, तो उसमें जो एक माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस देखी गई है पाकिस्तान की, उसी से पता चलता है कि कहां रैंकिंग दिखाई दे रही है। ये तो हो गई बिजनेस की बात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। आज जो पीएसएक्स का मोमेंटम है थोड़ा सा लूज होता हुआ दिखाई दिया, जिसका इंपैक्ट हमने देखा आज के दिन मार्केट जो है वो सस्टेन ना कर पाई। जो कंसेक्यूटिव 3 डेज पॉजिटिव बुल रन दिखाई दे रहा था, आज के दिन हमने देखा मार्केट वो लूज कर गई और फाइनली 200 के करीब मार्केट लूज कर गई। तो इट मींस कि यहाँ पे 48,000 का लेवल था वो भी रीच जो हो गया था, वो भी लूज हो गया। इट मींस कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट्स काफी हद तक ड्राई दिखाई दे रहे हैं और इन सेंटिमेंट्स के ड्राई होने की वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर वही पोटेंशियल जो फर्स्ट डे पे वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहा था, आज के दिन कुछ ज्यादा सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं दिखाई दिया और वॉल्यूम्स ड्राई होने की वजह से ही मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस दिखाई दी। तो इस पर मजीद बात करेंगे, फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट स्टैटिस्टिक्स देखते चलते हैं। आज की मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही। ओपन रही मार्केट 48,112.21 के लेवल पर। हायर साइड से मार्केट गई, बहुत ही माइन्यूट सा हायर साइड है 48,114.95, लोअर वाज 47,739.53 एंड फाइनली क्लोजर 47,828.71, यानी कि चेंज रहा 283.5 का डिक्लाइन। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 394.95 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा गया है 2.69 मिलियन शेयर्स का एंड वैल्यू वाइज भी काफी हम देख रहे हैं नॉर्मल सी ड्राई वैल्यू देखी जा रही है 13.67 बिलियन रुपीस एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। WTL अगेन वॉल्यूम लीडर्स में ही दिखाई देते हैं 0.03 के डिक्लाइन के साथ 3.31 पे क्लोजर। 43.69 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टेलीकार्ड अगेन लाइमलाइट में। थर्ड टीयर स्क्रिप्ट्स की हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर काफी हद तक दिखाई दे रहे हैं 0.55 का इजाफा, 17.88 पे क्लोजर, 30.99 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली DGL 0.63 का गेन देखा गया, 48.27 पे क्लोजर रहा, 25.65 का पे कारोबार रहा। ये ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है और काफी हद तक डिफरेंट सेक्टर से स्क्रिप्ट्स पार्टिसिपेशन है और यहाँ स्क्रिप्ट्स पार्टिसिपेशन होने के बावजूद वही स्क्रिप्ट्स यानी कि डेली बेसिस पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहीं पे मार्केट जो है वो एक्सचेंजिंग हैंड्स या फिर हम कहेंगे ट्रेड करते हुए ओवरऑल दिखाई दे रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे, ओवरऑल डिटेल डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से। इकोनॉमिक ग्रोथ तो काफी हद तक दिखाई दे रही है, लेकिन कहां कहां दिखाई दे रही है और किन किन जगहों पे काम करने की जरूरत है। तो हमारे साथ वी हैव गेस्ट इन द स्टूडियो, वेलकम करते हैं उनको। हमारे साथ मौजूद है जुबैर तुफैल साहब। आप बिजनेसमैन भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। शुक्रिया सर। सबसे पहले ये बताइए, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है और मैं वहीं से आगाज़ करूंगी जहां से मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया है। 59 नंबर्स अप चले गई है हमारी रैंकिंग इंटरनेशनली। ओवरऑल कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया है हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली पाकिस्तान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात ठीक है कि जो भी हमारी रैंकिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है और उसमें अगरचे दुनिया में कोविड है और कोविड की वजह से बहुत सारी इकोनॉमीज़ जो हैं, ख़ास तौर पे हमारी नेबरिंग इकोनॉमीज़ जो हैं वो बहुत डिस्ट्रॉय हुई हैं कोविड की वजह से। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है कि हमारी इकोनॉमी जो है उसमें बहुत सारे सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है और दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं जो 30 इंडस्ट्रीज़ हैं वो और इंटरलिंक्ड विद द कंस्ट्रक्शन, वो तमाम इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। फिर उसके बाद आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तमाम दुनिया में कारें जो हैं वो इंस्टॉलमेंट्स पे बेची जाती हैं, तमाम दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह पे जो है कारें इंस्टॉलमेंट 10% दे, 90% इंस्टॉलमेंट में। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जहाँ लोग पहले एडवांस पेमेंट देते हैं और उसको भी 6 से 8 महीने के बाद, बल्कि आजकल तो सुना है कि 10-10 महीने की डिले चल रही है। आपने पैसे भी एडवांस दिए तो इसका मतलब यानी कि आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कस्टमर खुद दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। खुद दे रहा है। ऑटोमोबाइल
इंडस्ट्री को जो है उनके पास सब पैसे लोगों के पास से एडवांस आ रहे हैं, उसके ज़रिए जो है अपना सारा बिजनेस और शो को रन कर रहे हैं। अब इसमें दो बातें, एक तो ये कि आपकी मुल्क में डिमांड बहुत हो गई है, लेकिन अगर इसको बैलेंस करके देखें तो एक ऐसा सेगमेंट है जिसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन जो ज़्यादा लोग, जो बड़ा सेगमेंट है उसमें एक जो कम आमदनी वाले हैं वो तो तकलीफ़ के अंदर हैं, उनकी ज़िंदगी में इतनी बेहतरी नहीं आ रही, लेकिन मिडिल इनकम और अबव मिडिल इनकम जो है उनके पास पैसे हैं और वो लोग पैसे खर्च भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से कार के बाद ऑटोमोबाइल के बाद जो है इवन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त सब मोटरसाइकिल इंडस्ट्रीज जो है सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो बनाते हैं सब बिक जाता है। इसी तरह टायर इंडस्ट्री है, तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है। सर आपने 3 टियर्स की बात की है कि एक वो है जो बहुत जबरदस्त अमीर तबका है, दूसरा वो जो मिडिल क्लास है, थर्ड वो जो बिल्कुल लोअर पुअर या फिर हम कहेंगे वो क्लास है। तो सर वो तबका नहीं परफॉर्म कर रहा, आपने कहा 2 तबके, तो ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा कोई रीजन है दिखता है? देखिए, जो वो तबका है जो कम आमदनी वाला है, उनके मसले ये कि उनकी आमदनी बहुत कम है। उनकी आमदनी, अब गवर्नमेंट ने तो ठीक है, सिंध गवर्नमेंट ने 25,000 रुपये मिनिमम वेज मुकर्रर कर दिया, लेकिन मुल्क के बाकी हिस्सों में जो है वो गालिबन 20,000 के करीब है। तो 25,000 वाला भी जो है ना वो अपनी एक फैमिली को नहीं चला सकता, किसी भी सूरत नहीं चला सकता जब तक कि उसको कोई उसके घर में कोई सेकंड अर्नर ना हो। अगर एक फैमिली है जिसमें मियाँ बीवी और 2 बच्चे हों और एक मियाँ ही काम कर रहा है, तो वो उस एक आदमी की इनकम से घर नहीं चलता। बिल्कुल। और इन लोगों के लिए जो है ना वो हुकूमत को सोचना चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि खाने पीने की अशिया, फूड इन्फ्लेशन जो है वो पीक पे है इस वक्त। जो है आप कुकिंग ऑयल देखें, कुकिंग ऑयल जो है वो 300 रुपये किलो से भी ज़्यादा है। और इसी वजह से वज़ीर ख़जाना साहब ने कल तमाम घी मैन्युफैक्चरर्स को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि इसमें हुकूमत के साथ ताउन करें और अगर कोई आर्टिफिशियली शॉर्टेज क्रिएट कर रहा है तो उनको पकड़ा जाए। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी ये चीज़ जो है ना इफेक्ट करती है लो इनकम, क्योंकि गवर्नमेंट का यही इनिशिएटिव है कि जो निचला तबका है उसको उठाना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी सबसे पहले यही विजन लेकर आए थे। तो ओवरऑल आपने कहा कि जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कल मीटिंग की और बुलाया कि नहीं हुकूमत के साथ ताउन करें, तो क्या लोग ताउन करते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपको लगता है आने वाले दिनों में जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है ताकि ये काम हो और फिर इस तबके को भी उठाया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो ज़रूरी है ना? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि वज़ीर आज़म साहब की ज़हन में ये सोच है कि जो कम आमदनी वाले लोग हैं इनकी ज़िंदगी में आसानी आए, लेकिन वो अभी आ नहीं रही है। इसमें 2 तरीके हैं। एक तरीका तो एक हुकूमत उसके ऊपर से अपना टैक्स कम करे। मिसाल के तौर पर कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल जो है उसकी रॉ मटेरियल की प्राइस $600 से बढ़ के $1,200 हो गई। तो गवर्नमेंट तो अपना सेल्स टैक्स पूरा 17% से ले रहा है, तो उनको चाहिए कि जब उनका टैक्स इतना सेल्स टैक्स जो है 1200 पे ले रहे हैं तो 17% को कम करके 10% या 8% डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होंगे ना। तो ये भी एक बड़ी डिबेट है। हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे थे और टीयर्स में डिवाइड हो गए थे, लेकिन पहले मैं चाहूंगी कि आप वो बात बताएं जो स्टार्ट में आप बता रहे थे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ तो ठीक जा रही है, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ा तबका है वो लो इनकम पीपल हैं। जो 90% लोग हैं वो लो इनकम लोग हैं। जब तक उनकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आएगी, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी कैसे आएगी? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, उसके बाद कुछ खाने पीने की चीज़ सस्ते हो। अगर सस्ती होंगी तो पैसे लेके वो कोई और चीज़ ख़रीद कर सकेगा। अदरवाइज़ तो है कि वो जो 90% पॉपुलेशन है वो प्रेशर में और टेंशन में रहेगी और वो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं हो। राइट, चलें इस पे मजीद बात करेंगे। अभी हम इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर चलते हैं, रिपोर्ट देखते हैं। मुआशी तरक्की का ऐसा अमल है कि जिसके तहत कोई भी मुल्क अपने ज़राए को भरपूर तरीके से इस तरह इस्तेमाल करता है कि जिसके नतीजे में मुल्क के अवाम की हकीकी आमदनी में इजाफा होता है। बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत को विरसे में बदतरीन मईशत मिली। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को मुश्किल फैसले करने पड़े, जिसके नतीजे में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के साथ साथ रुपए की कदर मुस्तहकम हुई, जबकि स्टॉक मार्केट ने भी खूब तरक्की की। पाकिस्तान तेजी से तरक्की करती मईशत और सार्फिन की बेहतरीन मंडी बनकर उभरा। मुल्क में क़ुव्वत खरीद बढ़ी जबकि गुर्बत में कमी आई। इसके बायस गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा देखने में आ रहा है।
आलमी मालियाती फंड यानी कि IMF के मुताबिक पाकिस्तान के माशी इक़्तिसादी आशारियों में बेहतरी आई है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान बड़ी सरहद से तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान का शुमार अब दुनिया की 10 उभरती हुई मईशतों में होता है और ये सब मौजूदा हुकूमत की माशी इस्लाहात की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी में सरमायाकारी पाकिस्तान में माशी तरक्की की एक बड़ी वजह बनकर उभरी है, जबकि पाकिस्तान का शुमार उन 10 बड़ी मईशतों में भी होने लगा है कि जिनकी माशी सूरत हाल में बेहतरी आई है। जनूबी एशिया में पाकिस्तान इस वक्त वो वाहिद मुल्क है कि जिसने नामसाइद मुल्की और आलमी हालात के बावजूद अपनी माशी सूरत हाल बेहतर की है। यही वजह है कि आलमी इदारे भी पाकिस्तानी मईशत की तरक्की पर इत्मीनान का इजहार करते नजर आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की GDP ग्रोथ गुज़श्ता दिहाई के मुकाबले में बुलंद तरीन सतह पर है और रवा साल उम्मीद की जा रही है कि इसमें मजीद भी इजाफा होगा। बिलाशुबा सनतों से मुल्क की दौलत में इजाफा होता है और इसी को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा हुकूमत ने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भरपूर तवज्जो मरकूज कर रखी है। हुकूमत सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही है और इसी जिम्मे में हमारी हुकूमत एक्सपोर्ट्स के फरोग के लिए काम भी कर रही है। हम मुश्किल वक्त से निकले ही थे कि कोरोना के चैलेंज का सामना हो गया, मगर हुकूमत ने साबित कदम रहकर हर मुश्किल वक्त अबूर कर लिया। नो डाउट अगर हम बात करें स्टार्टिंग ऑफ दिस गवर्नमेंट, जो चैलेंजेस दिखाई दे रहे थे और जिस हाल में ये गवर्नमेंट को इकोनॉमिक कंडीशन मिली थी वो तो बहुत ही फ्रेजाइल थी और उस वक्त बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन थी कि ओवरऑल अगर काबू ना पाया जाता तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती थी। तो स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे और जुबैर साहब से ये तमाम क्वेश्चंस जो है वो पूछते हुए चलेंगे। सर, ये फ्रेजाइल सिचुएशन को हैंडल करना, ICU से मरीज को लेके जाना और फिर वार्ड में शिफ्ट करना, कितना मुश्किल था इस इकोनॉमी को लेके चलना? बिल्कुल आपने सही कहा कि हुकूमत जो है आज से 3 साल पहले जब उन्हें हुकूमत मिली तो हालात उनके लिए बहुत सख्त थे। बहुत सारे माशी मुश्किलात थी, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था और इतने बड़े चैलेंजेस थे कि नज़र नहीं आता था कि हुकूमत इसे किस तरह से कंट्रोल करेगी। बिल्कुल। और हुकूमत का पहला साल जो था तो वो तो वाकई उनके लिए बहुत मुश्किलात का साल था। फिर हुकूमत ने आहिस्ता आहिस्ता इकॉनमी को कंट्रोल करने की कोशिश की और बाय द एंड ऑफ सेकंड ईयर जो है सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई। तो फिर आपने देखा होगा कि 2 साल के बाद जो है करंट अकाउंट डेफिसिट जो $20 बिलियन पे था वो एकदम से कम आके एकदम से कम हो गया और उसके बाद फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आई गेस कि ये खत्म भी हुआ था बल्कि 1-2 महीने सरप्लस भी आया था। तो ये हुकूमत की अच्छी पॉलिसी भी कह लें और उनकी खुशकिस्मती भी कह लें कि ऐसा हुआ। और अब ये तीसरा साल इकॉनमी का जो इस वक्त पूरा होने जा रहा है, इस साल में भी हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। अगरचे कोविड के बहुत सारे चैलेंजेस थे लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारे आप पूरे खित्ते में देखिए, इंडिया में सूरत हाल बदतरीन है कोविड की वजह से। ईरान में भी कोविड ने बहुत नुकसान पहुँचाया, अफगानिस्तान जंग की सूरत हाल में था। तो पाकिस्तान ने जो है इस रीजन में बेहतरीन परफॉर्म किया। उनकी जो भी सूरत हाल है वो ग्रेजुअली बेहतर होती चली जा रही है। राइट। और आपने जैसे कहा GDP में ग्रोथ आ रही है और हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाला साल जो चौथा साल होगा हुकूमत का उसमें GDP में मजीद ग्रोथ आएगी और इंडस्ट्री भी क्या जो है। फोरकास्ट है सर, क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए जो भी करंट एक्सपेक्टेशन ये जो भी करंट GDP ग्रोथ है ना, इसमें कम से कम 1.5% तक की तो ग्रोथ ज़रूर आनी चाहिए आने वाले साल में। हाँ बिल्कुल आनी चाहिए। और प्लस इंडस्ट्री भी देखें, इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब हमारी इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट के हिसाब से सबसे बड़ा तो टेक्सटाइल सेक्टर है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उनकी एक मुश्किल है कि डोमेस्टिक कॉटन की क्रॉप नहीं आई है, वो बहुत ख़राब हो गई। जो इन हाउस चीज़ें मैसर हों वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। कॉटन लोकली मिल जाती थी, वो कॉटन 12 मिलियन बेल से कम होते होती 6 मिलियन बेल पे आ गई। तो हुकूमत जो इंडस्ट्री है वो मजबूर है कि बाहर से कॉटन मंगवाए और इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉटन की प्राइस बहुत बढ़ गई है। वो बढ़ते बढ़ते अब तकरीबन 93-94 सेंट्स पर पाउंड हो गई है, जो आज से 1-1.5 साल पहले जो है तकरीबन 70 पाउंड के करीब 70 सेंट्स के करीब थी। तो अब हुकूमत को और या इंडस्ट्री को जो है बाहर से कॉटन मंगवानी पड़ रही है। कॉस्ट पे इश्यूज आ जाते हैं, उनके कॉस्ट पे इशू है। लेकिन ये ठीक है कि अगर बाहर से भी मंगवाते हैं तो जो इंटरनेशनल प्राइस है उसके मुताबिक वो बना के और एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स पूरे हमारी इंडस्ट्री के पास बहुत अच्छे हैं। वो जितना भी जो भी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, चाहे डेनिम सेक्टर हो या होम टेक्सटाइल हो या दूसरे, इसकी डिमांड भी ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। डिमांड भी ज़्यादा है, बेड शीट्स हों, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इंडस्ट्री जितना परफॉर्म करेगी, जितना प्रोडक्शन देगी, वो सब का सब एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं है।
बिल्कुल सर, मुश्किलात तो नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की भी डिमांड हो रही है। जैसे पैकेजेस आ रहे हैं, स्कीम्स आ रहे हैं, वैसे पॉलिसीज की भी बात हो रही है। तो आप समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट है अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आना, जिसमें कुछ सब्सिडाइज हो जाए, पावर टैरिफ्स जो है वो कम हो जाए? मेरा ख्याल है पावर टैरिफ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक्सपोर्ट सेक्टर को कम कर दिया है। अभी जो भी करंट टैरिफ है, जो स्पेशल टैरिफ है, वो उन्होंने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है कि ये टैरिफ अगस्त 2023 तक यही रहेगा, इसमें कोई इंक्रीज नहीं होगी फॉर इंडस्ट्री। ओके, हाँ, तो इंडस्ट्री ओनली फॉर इंडस्ट्री, ओनली फॉर इंडस्ट्री, वो इंक्रीज नहीं होगा। तो इससे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को खास तौर पे बहुत मदद मिलेगी। राइट। और इसी तरह से जो दीगर इंडस्ट्री है वो भी आज जो है, आज की सूरत हाल में वो उनको भी ऐसी सिचुएशन मिली है कि वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और करते रहेंगे, आप देखिएगा। लेकिन उसमें बाज़ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जिनकी प्रोडक्शन मोस्टली डोमेस्टिक मार्केट में जाती है, तो डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड अच्छी है, उन्हें कोई बेचने में अगर मुश्किल नहीं लोकल होगी। मार्केट ही कैप्चर कर ली जाए कि इंपोर्ट से या फिर एक्सपोर्ट से ज़्यादा वो ध्यान देने के बजाय, तो आप समझते हैं कि लोकल मार्केट की अपनी ही डिमांड को फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है ज़्यादा? क्योंकि अगर डिमांड फुलफिल नहीं होगी तो वो जाहिर सी बात है इंपोर्टेड आइटम्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सर, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ की भी बात करूंगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। यही वजह है कि डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती? तो ये भी ज़रा रीज़न बताइए। नहीं, देखें, मैंने आपने जो कहा कि पहले डोमेस्टिक डिमांड, ये साथ साथ चलेगा, पैरेलल होगा। ये नहीं हो सकता कि आप सारा प्रोड्यूस करके पाकिस्तान मुल्क में बेच दें और एक्सपोर्ट ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज की भी ज़रूरत है। जो अभी लास्ट ईयर जो भी एक्सचेंज फॉरेन एक्सपोर्ट्स थी वो थी अराउंड $25 बिलियन प्लस, और अब तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि नेक्स्ट ईयर में $28 बिलियन डॉलर्स तक जाएगी। तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की भी ज़रूरत है, लिहाजा साइड बाय साइड होना चाहिए। जो चीज़ें मुल्क की डिमांड की हैं वो मुल्क में दें, जो एक्सपोर्ट हो सकती हैं एक्सपोर्ट करें। मिसाल के तौर पे डेनिम है, डेनिम या जीन्स हैं, ऐसी चीज़ें जो एग्जाम्पल्स में भी टेक्सटाइल यूज़ हो रहा है सर। अच्छा, तो वो यूरोप में, अमेरिका में बहुत यूज़ होता है। हमारे मुल्क में जो है जीन्स इतनी नहीं यूज़ होती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो वो आप बनाएं, आप एक्सपोर्ट करें, वही हमारे लिए बेहतर है। और यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि अगर हम जिसमें ज्यादा मार्केट कैप्चर हो सकती है, जिसमें ज्यादा मार्केट पे होल्ड हो सकता है, आप समझते हैं उस पे काम करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का टेक्सटाइल में इस वक्त बहुत अच्छा होल्ड है, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात भी हैं कि ख़ास तौर पर कोविड भी है। उस कोविड ने जो है पड़ोसी मुल्कों को नुकसान पहुँचाया और पाकिस्तान को इनडायरेक्टली उसका फ़ायदा हुआ। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि हम यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को याद रखें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस साल रिकॉर्ड $29 बिलियन पाकिस्तान में भेजे, और ऐसा लगता है कि शायद अगले साल इससे भी ज़्यादा हो, $30 बिलियन भी क्रॉस कर जाए। तो ये एक बड़ी रिमार्केबल बात है। हुकूमत को चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए आसानियाँ पैदा करे। ऑफ कोर्स उन्होंने डिजिटल बैंकिंग और दूसरी चीज़ें, स्टेट बैंक ने बहुत सारे अच्छे जो हैं पॉलिसीज़ दी हैं, जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा, जैसे पाकिस्तानी बाहर से आते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर उनको जो है 2-2 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ये नहीं होना चाहिए। आपके पास कराची में मैंने देखा है कि 12 काउंटर हैं, 12 काउंटर में से 6 चलते हैं, 6 काउंटर पे आदमी इमिग्रेशन वाला बैठता है और 6 में नहीं बैठता। भाई वहाँ 6 आदमी और बिठाएं, 12 हों, ताकि जो लोग आ रहे हैं बजाय 2 घंटे के खड़े होने के आधे घंटे में बिल्कुल फैसिलिटेशन देनी चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानीज का एक बहुत बड़ा हाथ है। रोशन डिजिटल अकाउंट इसकी काफी एक जीती जागती मिसाल है, जिसमें हमने देखा $2 बिलियन से ज्यादा अमाउंट, $2 बिलियन से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। इट मींस कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है। ओवरसीज पाकिस्तानी दिल में दर्द रखते हैं, पाकिस्तान के लिए अपना पैसा यहाँ पर लैंड कर रहे हैं, पार्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि उनकी ये बाकायदा काविश रंग ला रही है। और ये प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छी बात है कि प्रॉपर चैनल मौजूद है और प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन बेहतरीन सिचुएशन ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसके थ्रू पैसे भेज रहे हैं, जिसका इंपैक्ट डेली बेसिस पे पॉजिटिव नजर आ रहा है और दुनिया की नजर में ये बहुत जबरदस्त परसेप्शन बिल्डअप हो रहा है। सर, इसके ऊपर क्या कहेंगे? आरडीए एक ऐसी एग्जाम्पल प्रिवेल कर रही है जिसमें पूरी दुनिया को ये मैसेज जा रहा है कि हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग या कोई ऐसी चैनल्स के थ्रू जो है वो पैसे बाहर भेजे या लिए नहीं जाते। मेरा ख्याल में अब अगर कोई पाकिस्तान के बारे में कहता है तो गलत कहता है। चाहे कोई भी मुल्क कहे, पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को इतनी सख्ती से कंट्रोल किया गया है कि अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोई गलत आदमी गलत अकाउंट नहीं खोल सकता, कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नेक्स्ट बहुत चेक एंड बैलेंस है, बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंसेज हैं। तो
FATF की जितनी भी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान ने 99% पूरी कर दी हैं। Okay. और अभी जो है अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है, और इसके अंदर जो है कोई हमारे एक पड़ोसी मुल्क है जो बहुत इसमें फिर मामलात को पोलिटिसाइज किया जा रहा है, आप पेश समझते हैं? रहा कि उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए, ब्लैक में डाला जाए। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि हुकूमत ने इतनी अच्छी तरह से इन तमाम मामलात को हैंडल किया कि अब हम ग्रे से इंशाल्लाह जल्द जो है बाहर निकल, ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकल आएंगे। राइट और मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी सर, जो 59 नंबर्स अप गई है रैंकिंग, वो काफ़ी हद तक अगर हमारे यहाँ दिखा सकें ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ट्वीट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि मुबारकबाद दी जा रही है और बोला गया है कि न्यूज़ बहुत अच्छी जा रही हैं जिसका इम्पैक्ट हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। आप ये देख भी सकते हैं बराह रास्त स्क्रीन पे कि यहाँ पे जो हमारा ये चार्ट है ये काफ़ी हद तक डाउन साइड पे जा रहा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं ये अपग्रेड या फिर अप साइड जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर रेटिंग अपवर्ड दिखाई दे रही है और ग्रोथ साफ साफ दिखाई दे रही है। और जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने जो पाकिस्तान को अपग्रेड किया था अपनी रेटिंग्स में, वो भी काफी हद तक पॉजिटिव स्टैंड दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो वो भी वर्ल्ड में जो है वो वर्ल्ड में नंबर 1 बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट देखी गई थी 2020 एंड 2021 में। इट मीन्स कि यहाँ पे काफी पोटेंशियल देखा जा रहा है और आइडिया ये होना चाहिए कि जो हमारी परफॉर्मेंस चल रही हो उसको सस्टेन भी किया जाए, उसको बरकरार भी रखा जाए तो ज्यादा अच्छी पोजीशंस जो है वो ले सकते हैं। जुबैर साहब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो पूरी दुनिया ने सराहा इस बात को, तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो एक परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, ये जो एक ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो इंशाल्लाह ताला ये कंटिन्यू रखी जाएगी? इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगी और आजकल तकरीबन 48,000 के ऊपर स्टॉक मार्केट चल रही है और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में ये 50,000 पॉइंट्स भी क्रॉस करेगी। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि हमारी सारी इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, सब चीज़ें हैं, तो ये इस तमाम चीज़ों का इम्पेक्ट जो है स्टॉक मार्केट में आता है और तमाम दुनिया भर में पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को जो है बहुत अच्छी तरह सराहा जा रहा है। तभी हमारे यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। और फिर ये कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है इसके अंदर एक हमारे जो पार्टनर हैं वो चाइनीज़ स्टॉक एक्सचेंज हैं, उनकी भी उनमें मेजर इन्वेस्टमेंट आई थिंक अबाउट 40%। 40% स्टेक्स हैं जी। हाँ, तो उनकी वजह से भी जो है हमें इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। उनके भी जो बोर्ड पे जो चाइनीज़ के डायरेक्टर्स होते हैं वो भी आइडियाज़ देते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को और ऊपर लेके जाएंगे। एग्जैक्टली सर, इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं वो ऐसे दिखाई दे रहे होते हैं, जैसे अभी अफगानिस्तान का एक इशू हो गया जो काफ़ी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता हुआ पाकिस्तान की इकोनॉमी को हो सकता था अगर कोई नेगेटिविटी आ जाती, लेकिन अल्लाह के फजल से सारी चीज़ें बेटरमेंट की तरफ चले गई। तो आप समझते हैं कि ये जो एक पड़ोसी मुल्क के साथ एक रिश्ता डेवलप हो सकता है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से भी बिजनेस एक पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है? देखिए, मैंने ना अफ़गानिस्तान की मईशत को काफ़ी करीब से देखा है। अच्छा। आज से 5 साल पहले एक ऐसा टाइम था पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अफ़गानिस्तान में $4 बिलियन थी। एग्जैक्टली। हाँ। और अब $5 बिलियन की एक कहा जा रहा है कि फोरकास्ट की जा रही है। तो इसमें बदकिस्मती से हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जो हमेशा से हमारे पीछे पड़ा रहता है, उसने जब उसका कंट्रोल या इख्तियारात या उनकी जो अफ़गानिस्तान में पंजे गाड़ के उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन्होंने वहाँ से पाकिस्तान पे जो है डिस्टर्बेंस पैदा की, वहाँ से उन्होंने टेररिस्ट को फाइनेंस किया। तो असल टेररिस्ट तो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई साल से टेररिज्म करा रहा था, लोगों को पैसे देता था, बलूचिस्तान में सब जगह पे उसने गड़बड़ की और आखिर में ये है कि उसको जो है बहुत बुरी शिकस्त हुई। एग्जैक्टली। वो बहुत बुरी शिकस्त दुनिया हुई, के सामने वो आ गया है अपनी हर चीज़ वहाँ छोड़ के भागे। जैसे अमेरिका वहाँ से निकल रहा है उससे बुरी तरह से जो है भारत के जो इदारे हैं वो वहाँ से अफगानिस्तान से निकले। आप देखिएगा, मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में $5 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन ये चंद महीने हैं शुरू के, ये जो इनकी गवर्नमेंट बन जाए, सेटल डाउन हो जाए और उनके लिए हम उनके नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर हैं। उनके लिए इंडिया ट्रेडिंग पार्टनर नहीं हो सकता कि वो समंदर से जाएं, उधर से आएं, घूम फिर के जाएं। पाकिस्तान ही अफगानिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होगा। प्लस ये कि पाकिस्तान उनको हर तरह से खाने पीने की अशिया में भी जो है ज्यादा क्या नजर आती है डिमांड उनके पास से, एक्सपोर्ट यहाँ से क्या चीजें? यहाँ से
खाने पीने की चीज़ें बहुत जाएंगी, यहाँ से Food टेक्सटाइल, items. हाँ, खाने पीने की चीज़ें, टेक्सटाइल्स, इसी तरह उनके यहाँ से भी फ्रूट यहाँ आएगा। जो है आप देखिए आजकल तकरीबन रोज़ाना 30,000 अफगानिस्तान के लोग जो हैं पाकिस्तान आते हैं, डेली पाकिस्तान आते हैं, फिर जाते हैं, फिर ये लोग अपने साथ सामान खरीद के भी लेके जाते हैं। जो एक किस्म का एक जो वो छोटा ट्रेडर होता है ना, वो लोग आते हैं। तो पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वहाँ की मार्केट को कैप्चर करे। मैंने तो वहाँ ये भी देखा था कि जैसे आपका जो टेट्रा पैक का मिल्क है वो भी पाकिस्तान का ही सब जगह काबुल में बिक रहा होता है। मैं जब भी लास्ट टाइम गया था तो मैंने उसको देखा कि पाकिस्तान के जो टेट्रा पैक के फेमस ब्रांड्स हैं वो सारे वहाँ बिकते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें, हमारी चीनी अगर सरप्लस नहीं है आज, अगर होती तो हम वहाँ चीनी भी बहुत एक्सपोर्ट कर सकते थे, क्योंकि अफगानिस्तान में भी ना चीनी का खाने का बहुत रिवाज है। अच्छा। मतलब वो मीठी चीज़ें या चाय में चीनी ज़्यादा डालते हैं या कुछ ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान को ओवरऑल जो है उनके ज्यादातर ट्रेडिशंस हमारे और उनके मिलते जुलते हैं। या तो अपॉर्चुनिटी है। हमारे सफ़ीर साहब भी जो हैं वहाँ पे, कोई मंसूर अहमद खान साहब हैं, वो भी आजकल बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो हम तवक्को करते हैं कि मौजूदा नई अफ़गान हुकूमत जो है जल्द अपनी तमाम चीज़ें स्ट्रीमलाइन करेगी, और स्ट्रीमलाइन करने के बाद ना सिर्फ अपने लोगों का ख्याल रखेगी बल्कि तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे होंगे। राइट। फॉर्मर डायरेक्टर PSX अहमद चनाई साहब हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस 3 कंसेक्यूटिव डेज से पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ आज सेलिंग देखी गई है, माइन्यूट सी करेक्शन देखी गई है। प्लीज सर बताइए इसके बारे में। देखिए, 3 दिन मुसलसल जो है वो पॉजिटिविटी रही है मार्केट में। जाहिर है 2-3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो लोग अनाउंसमेंट पे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे होते हैं कि जी अनाउंसमेंट्स अच्छे आएंगे। किसी एक आध स्क्रिप्ट में कोई अनाउंसमेंट थोड़ा सा कम आया तो उसकी वजह से मार्केट के पर असरअंदाज भी होता है। और दूसरा ये कि 3 दिन मार्केट में जो हैवी बाइंग रही है तो लोगों ने जाहिर है अपना माल बेचा है, प्रॉफिट टेकिंग भी की है। तो ये सारे सिलसिले जो है वो मार्केट को अप एंड डाउन करते रहते हैं। मेन बात पॉजिटिव ये है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट जो जब जनरेट होता है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे पास बहुत अच्छी रहती है। सर, ओवरऑल न्यूज क्या दिखाई दे रही है? पॉजिटिव न्यूज जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो काफी हद तक ट्रिगर्ड करती हुई दिखाई दे रही हो? देखिए, मैं समझता हूं कि जो आज रिसेंट अनाउंसमेंट है IMF के लोन का, और इसके बाद दूसरी पॉजिटिविटी है जहां शौकत तरीन साहब ने भी बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में पाकिस्तान की इकोनॉमी को पेश किया है, और साथ साथ ये भी अश्योरेंस दी है जब लास्ट वीक हमारे पास मीटिंग के लिए आए थे कि तमाम जो इश्यूज हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, उन सब में जो है रिजॉल्व करने की बात की। तो मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि मार्केट जो है वो सही डायरेक्शन में अपना ना चले। सर, अब क्या स्टैंस दिखाई दे रहा है? 48,000 का लेवल जो एक काफी डिफिकल्ट टास्क हो गया है, मार्केट ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाती, करेक्टिव मोड में चले जाती है, तो आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेड है? क्या मार्केट थोड़ी आगे जाती हुई या फिर इसको ओवरऑल जो है वो 50,000 तक जाती हुई दिखाई देगी? देखिए, मेरी जाती राय में मार्केट जो है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए कि तमाम जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। इसके बाद पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट सब अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। इस दफा एक्सपेक्टेशंस ये है कि हमारी FDI भी जो है वो इम्प्रूव होगी। तो ये सारी चीजें जब हों तो फिर कोई वजह नहीं कि मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्म करे। और ये तो जो लेवल है इंडेक्स का, मैं समझता हूँ कि इससे कहीं ज्यादा बेहतर हम बेहतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर, पाकिस्तान की रैंकिंग जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में 59 नंबर्स अप चली गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मार्केट इसको कैसे जो बिहेव करेगी? देखिए, मार्केट तो पॉजिटिव बिहेव कर रही है और इंशाल्लाह करती रहेगी। फिर दूसरा मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान में तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव हों और एक बड़ा हैवी रेवेन्यू जनरेशन जो है वो तमाम लोगों को मिल रहा हो, तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए? फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में लोग इंटरेस्ट ना लें? ये सारे लोग पाकिस्तान में इस वक्त इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं। अफगानिस्तान का जो फैक्टर है वो भी बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए, और ये चीजें जो है वो बेहतर तरीके से चलेंगी इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, माय क्वेश्चन इज बायलैटरल रिलेशन कैसे देख रहे हैं अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के आने वाले अपकमिंग ईयर्स में? बहुत अच्छे देख रहा हूँ, बहुत अच्छा देख रहा हूँ।
इंडिया के एग्जिट के बाद पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी मार्केट वहाँ मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि वो आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान का वक्त है। आने वाला वक्त पाकिस्तान की इकनॉमी में बहुत ज्यादा बूम देखने की हम बात कर रहे हैं, और ये तमाम हालात जो हैं हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए भी और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी विन विन पोजीशन में है। सर, जीडीपी फोरकास्ट क्या दिखाई देती है इस ईयर की, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक स्ट्रॉन्ग फोरकास्ट देखी जा रही है 5 to 6% की, तो वो प्लीज बताइए। देखिए, मेरी जाती राय में जब हमने 3.9 पे लास्ट ईयर क्लोज किया था तो कोई वजह नहीं कि हम 6 का फिगर जो है वो टच करें। ये वो गोल्डन फिगर है कि वो अगर हम टच कर गए तो फिर देयर इज नो स्टॉपेज टू दी जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अहमद चिनाई साहब, डायरेक्टर पीएसएक्स, हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल सिचुएशन काफी हद तक पॉजिटिव दिखाई दे रही है, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ग्रीन दिखाई दे रही है, जिसका इंपैक्ट हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो ब्लू चिप्स हैं अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मौजूद हैं, लेकिन थोड़े से वॉल्यूम्स ड्राई होने की वजह से या लैकलस्टर होने की वजह से काफी हद तक अब तक ड्राई इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जुबैर साहब, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, कौन से सेक्टर्स हैं जिनको अभी भी उठाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर्स में काफी बूम नजर आता है, आईटी इटसेल्फ एक अच्छी उसमें पोटेंशियल नजर आता है, और इस साल के अंदर खासकर कोविड की सिचुएशन के अंदर हमने यही सेक्टर है जो सबसे ज्यादा फ्लरिश होते हुए देखा है। योर टेक ऑन। जी देखें, आईटी सेक्टर जो है पाकिस्तान की जो भी टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें नंबर 1 तो टेक्सटाइल सेक्टर था कि जिसके नंबर $15 बिलियन प्लस थे। उसके बाद सेकंड था राइस। अच्छा, हाँ, राइस सेकंड प्रोडक्ट थी कि जिसकी एक्सपोर्ट ग्रेजुअली 2.5 बिलियन क्रॉस करके 3 की तरफ जा रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि आईटी जो है वो राइस को ओवरटेक कर लेगी। अच्छा। जी हाँ, जी हाँ, राइस आईटी की जो एक्सपोर्ट्स हैं आईटी सेक्टर की, ये 3 बिलियन से क्रॉस कर जाएगी, और आईटी जो है टेक्सटाइल के बाद नंबर 2 एक्सपोर्ट्स अर्निंग जो है आईटी से आएगी, उसके बाद राइस से आएगी। राइस की तो आपको पता है कि आपकी इतनी क्रॉप है और इतने मिलियन टन, 3 मिलियन या 3.5 मिलियन टन एक्सपोर्ट होगी, तो उसकी वैल्यू आपको पता है। लेकिन पाकिस्तानी राइस की डिमांड भी बहुत है, आपने कहा। डिमांड भी बहुत है, लेकिन आईटी जो है ना, आईटी की ग्रोथ में जो अनलिमिटेड ग्रोथ है, आप देखिएगा कि अब जो साल आएगा उसमें तकरीबन 25 to 30% ग्रोथ होगी अर्निंग की। जो आप फॉरेन एक्सचेंज इस साल आईटी ने किया है उससे 25% 30% ज़्यादा होगा, तो अल्टीमेटली दिस विल बी एन इम्पोर्टेंट सेक्टर टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली, आईटी के अंदर कुछ एग्जेम्पशंस भी दी गई हैं जो कि विड्रॉल कर ली गई थी बाद में, पहले की बात है। दूसरी बात यह है कि आपको कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते। इंडस्ट्री लगाते हैं तो इंडस्ट्री को पता चला जी आपने करोड़ों की या अरबों की मशीनरी खरीदी, कंस्ट्रक्शन की, ये वो किया, तो बहुत टाइम लगता है। आईटी में जो है कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। एक लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और हो गया आपका काम। तो इस तरह से, और हमारी जो यूथ है वो आजकल इसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रही है, एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आने वाले साल में और सालों में हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगी। एग्जैक्टली, इंजीनियरिंग के ऊपर भी बात होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, तो आप समझते हैं इंजीनियरिंग की एक्सपोर्ट्स जो कि गुजरांवाला के शहर से ज़्यादा उसका ताल्लुक है, कैसी दिखाई देती है सर? देखें, इंजीनियरिंग का मैं कहूँगा कि जो चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है तो वो तो पाकिस्तान से जाएंगी, क्योंकि बाहर लेबर महंगी होती जा रही है, पाकिस्तान में लेबर सस्ती है, तो वो चीज़ें जाएंगी। लेकिन इंजीनियरिंग गुड्स में जो है मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाती है, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में जाती है, तो वो आपकी विद इन कंट्री उसकी बहुत डिमांड है। उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो एक्सपोर्ट की तरफ भी जाएगा, और लेकिन यकीनन कुछ ऐसी चीज़ें हैं ऑटो सेक्टर की जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो एक्सपोर्ट हो रही हैं और आगे जाके और भी बढ़ेंगी। एग्जैक्टली, कार्स की बात कर रहे थे हम, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम हमने कार्स का जिक्र किया। ऑटो सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है अभी, जो एक पोटेंशियल नज़र आ रहा है और बहुत ज़बरदस्त इसकी सेल्स इनकम्स दिखाई दे रही हैं, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर्स कैसा दिखाई दे रहा है? देखें, टैक्स जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा है जिसको कस्टमर जो है एडवांस पैसे देता है और उसके बाद 6 महीने से लेके 10 महीने तक इंतज़ार करता है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर दूसरा ये कि आपने टैक्स के हवाले से कहा, तो टैक्स देखिए, टैक्स तो मैं समझता हूँ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर तो ऐसा है कि जहाँ टैक्स एवेजन का आप सोच ही नहीं सकते, बिल्कुल सोच नहीं सकते। मिसाल के तौर पे, अच्छा दूसरी आपकी कार की वैल्यूज़ बढ़ती चली जा रही हैं, पहले 30 थी, 30 से 40 लाख पे आई, 40 लाख से 50, 55, इस वक्त जो भी न्यू कंपनीज भी आई हैं उनकी भी सब गाड़ियाँ 50 और 55 लाख रुपए की है।
इसमें अगर आप 17% सेल्स टैक्स गिने तो ये तकरीबन एक गाड़ी पे अराउंड 8 से 10 लाख रुपए सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है, और ये सबसे सेफ और सिक्योर है। वो गाड़ी बाहर जाएगी, जब तक सेल टैक्स नहीं पे किया होगा वो जा ही नहीं सकती। बिल्कुल सेल टैक्स पे करेगी, उससे एफपीआर की भी जो अर्निंग्स के टारगेट्स हैं वो भी पूरे होंगे। और मुझे तवक्को है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है इनको अपनी प्रोडक्शन और बढ़ानी पड़ेगी। अभी जो करंट लेवल्स हैं तो उसके मुताबिक उनकी प्रोडक्शन इतनी नहीं है कि वो डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड पूरी कर सकें। अगरचे इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी भी उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम है। एग्जैक्टली सर, इंजीनियरिंग की भी बात हुई, कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं आना चाहूँगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी एक बैकबोन क्रिएट किया जाता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप समझते हैं जो अब पैकेज देने के बाद परफॉर्मेंस देखी जा रही है इस सेक्टर की, वो काफ़ी हद तक ज़बरदस्त देखी जा रही है? और अगर हम बात करें नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पे, तो वहाँ भी कुछ काम हो रहा है? मैं आपसे कहूँगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ये यकीनन ग्रोथ की बैकबोन होगी। फिर ये कि इसमें लाखों नौकरियां निकल रही हैं ऑलरेडी। कंस्ट्रक्शन आपकी कराची से लेके तमाम पाकिस्तान में हो रही है, पंजाब में भी है, हैदराबाद में भी है, सक्खर में भी है, इस्लामाबाद में, पेशावर में, गुजरांवाला, मुल्तान, सब जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है। अच्छा, इसमें ज़्यादा क्रेडिट जाता है दो लोगों को, एक तो गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जाएं कि जिससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले। और प्राइम मिनिस्टर साहब, जहाँ तक मुझे इल्म है, तकरीबन हर वीक में ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जूम पे मीटिंग करते हैं कि उनकी कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बताई जाए, उसको रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद स्टेट बैंक को भी, मैं गवर्नर स्टेट बैंक को भी जो है क्या कहना चाहिए, बहुत दाद दूंगा, क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा आखिरी 2-2.5 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म करें। जब से कोविड आया है वो पॉलिसी रेट की बात हो या डिफरेंट पॉलिसीज की बात हो, देखिए उन्होंने पॉलिसी रेट कम किया। जब गवर्नर साहब और काफी अग्रेसिवली कम किया सर। जब शुरू में गवर्नर साहब आए थे तो मैं उनसे कभी भी अगर मुलाकात होती तो मैं उन्हें हमेशा क्रिटिसाइज करता था कि भाई आप 13.25 है इस तरह से। अब देखिए कम होते होता कहाँ 7 के करीब आ गया है। तो इस इतना कम रेट और फिर ये सारी चीजें। अच्छा, उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन, गवर्नर साहब भी उस वक्त आईएमएफ की ये डिमांड थी, नेगोशिएशन चल रही थी, मगर डिमांड को फुलफिल करना था क्योंकि हम उस प्रोग्राम में थे। वो भी सबका कसूर नहीं था, जो हालात ऐसे थे, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, तो ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस ये जो हार्ड डिसीजंस थे या अनपॉपुलर डिसीजंस थे वो लेना पड़ा। बहरहाल मैं देखिए आज के दिन में अर्ज करूंगा कि रजा बाकर साहब गवर्नर स्टेट बैंक की गुज़िश्ता 2 साल की पॉलिसियाँ बेहतरीन है, मैं उनको पूरा क्रेडिट देता हूँ और यही कहूँगा कि इसी एग्रेसिव पॉलिसी के साथ चलते रहें, इकोनॉमी को सपोर्ट दें और इंडस्ट्री को सपोर्ट दें। इंशाल्लाह रेवेन्यू भी जनरेट होगा और एक्सपोर्ट्स भी होंगी और ये हमारे सबके लिए बेहतरीन है। रेवेन्यू की बात हो रही है तो करेंसी अपडेट्स देखते चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,11,300 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 95,400 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस $1,805.04, ऑयल WTI पर बैरल $65.64, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $68.75। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 192 रुपीज, सेलिंग वाज 194 रुपीज, यूके पाउंड बाइंग रही 225 रुपीज, सेलिंग वाज 228, यूएस डॉलर बाइंग रही 100.90, selling was 165.90, and Chinese yuan buying rahi 23.60, selling was 23.75. Saudi Riyal buying rahi 43.70, selling was 44.20. UAE dirham buying at 44.70, selling was 45.20. Kuwaiti dinar buying rahi 481.75, selling was 484.30, and lastly Omani Riyal buying rahi 392.70, selling was 394.70. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज के अपडेट्स। करेंसी अपडेट्स पे हम देख रहे हैं डॉलर अप्रिशिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, रुपी 165 पे ट्रेड कर रहा है। इट मींस कि यहाँ पर जो डेली बेसिस पे चेंजेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इंटरनेशनल ऑयल प्राइस के बारे में बात करें
तो यहाँ पे भी एक बूम नजर आ रहा है, यानी कि एक नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, डाउनवर्ड ट्रेड कर रहा है। इट मींस कि जो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन के फोरकास्ट दिखाई दे रही थी वो काफी हद तक या वो प्रेडिक्शंस फेल होती हुई दिखाई देंगी और लोकल मार्केट में भी इन्फ्लेशन के असरात जो है वो कम पड़ते हुए दिखाई देंगे। जुबैर साहब से पूछते हैं, सर इन्फ्लेशन भी एक बिग जाइंट है जिसको कंट्रोल करना जरूरी है, पाकिस्तान के अंदर ये मसाइल ज्यादा बढ़ जाते हैं, खासकर अगर रमजान सीजन आए या फिर ऐसे कोई सीजन आए, तो आप समझते हैं कि जो ऑयल प्राइस इंपैक्ट दे रहे थे इंटरनेशनली वो अब लोकल मार्केट को ज्यादा हर्ट नहीं करेंगे? मैं आपसे अर्ज करूं, एक बात है कि जो पाक रुपी है वो यकीनन आखिरी 10-15 दिनों में काफ़ी डेप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट यूएस डॉलर। आज का रेट तकरीबन 165 प्लस था। तो ये चीज़ें जो इम्पोर्टेड चीज़ों को महंगा करती है और गवर्नमेंट भी जब पेट्रोल बाहर से मंगवाएगी तो मजबूर होगी कि कीमतों को पास ऑन करे। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत ने क्रूड ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ को आगे पास ऑन सही तरह नहीं किया। वो कुछ चीज़ें अपने ऊपर लेते हैं, कुछ चीज़ें लोगों पे पास ऑन करते हैं। इसका इम्पैक्ट अगर हुकूमत इसको फ्री छोड़ दे तो पेट्रोल की कीमत बहुत सर ज़्यादा जब कम भी हो रहे थे तो जब भी तो इतना ज़्यादा तो कम नहीं किया गया था ना। जब आप कोविड के स्टार्ट की बात करें हम उन डेज की, ठीक है। अब देखिए हुकूमत को ना बैलेंस करना पड़ता है। अगर आप एक ही दिन में तमाम चीज़ों को, जैसे मिसाल के तौर पे अगर क्रूड की प्राइस घट गई है तो नहीं सर, ये आम आदमी को क्वेश्चन होता है। आई नो कि इंपोर्ट बिल हमेशा 3 महीने बाद या 4 महीने बाद वो बिल ट्रांसफर होते हैं, लेकिन अगर एक आम आदमी देखे कि क्रूड ऑयल के प्राइस इंटरनेशनली तो इतने, तो लोकल मार्केट में क्यों नहीं हो रहे, पास ऑन क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे अर्ज करूं क्रूड ऑयल का कैसा होता है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस दुनिया में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मंथली बेसिस पे होते हैं कि एक जो पूरे महीने की जो क्रूड ऑयल की प्राइस होती है उसको यकजा करके फिर उसकी एवरेज प्राइस निकाली जाती है, उसके ऊपर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और आपकी बात ठीक है, कभी पब्लिक कहती है कि जब आपकी प्राइस कम होती है तो हमें उसका बेनिफिट पास ऑन किया जाए, तो वो यकीनन हुकूमत ने पूरा पास ऑन नहीं किया। लेकिन अगर आज क्रूड ऑयल की प्राइस आप देखिए $50 से बढ़ के बीच में $72 $73 पे चली गई, जब भी पैरेलल था तो तब भी उन्होंने कोई इतना जो है कीमत को पेट्रोल की प्राइस को नहीं बढ़ाया। लेकिन अब जब थोड़ा सा इस वक्त क्रूड ऑयल की प्राइस कम हो रही है, आज कम होके गालिबन $65-66 के करीब है, तो जनरली मैं समझता हूँ हुकूमत यही करेगी कि वो ज़्यादा इसमें चेंज नहीं करेगी। वो देखेगी कि अगला महीना कैसे जाता है, क्योंकि बार बार चेंज करने से ना पब्लिक उसको बहुत वैसे ज़्यादा। भी फोर्टनाइटली ये समरीज जाती हैं और इसके रिव्यू तो किया जाता है, और ओवरऑल आई थिंक 15 डेज के बाद रिव्यू होना तो ये भी एक करेक्टिव मोड है। नहीं, अच्छी बात है, करते हैं। देखिए बाज़ दिन ऐसा होता है कि गुज़िश्ता 15 दिन के अंदर बाज़ वक्त पे प्राइस $72-73 तक गई, तो हुकूमत ने कोई प्राइस इंक्रीज नहीं की, बिल्कुल उसको एज इट इज़ चलने दिया। बल्कि